Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good. Students, today we will do some of the grammar work of class 7th and you have to open your notebooks. I am going to tell you about some of the techniques which you can use and which you can keep in your mind while going to write an essay or any other descriptive composition. These will be helpful for you. हाउ टू राइट एन एसे. जब भी आप कोई एसे लिखने जा रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, तो इसे कौन सी मेन पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं राइटिंग से पहले. देयर आर सम पॉइंट्स. द फर्स्ट वन इज डिसाइड व्हाट टू राइट, ब्रेनस्टॉर्म योर टॉपिक, रिसर्च द टॉपिक, डेवलप अ थीसिस, आउटलाइन योर एसे, write your essay, edit your writing to check spelling and grammar. These are some points which you can keep in your mind. The first one is decide what to write. So you cannot write an essay unless you have not an idea of what to write about. आप कभी भी नहीं लिख सकते हैं जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपको लिखना किस पे है, क्या टॉपिक है जिसके बारे में आपको लिखना है. Brainstorming is the session in which you need to simply sit and think of the ideas during this phase. जिसमें आपने जस्ट बैठना है और आपने सोचना है आपके माइंड में क्या क्या आइडियाज़ हैं, आपने वो अपने माइंड में उनको अरेंज करना है, सीक्वेंस के साथ उनको समझना है, सोचना है. Third one is research the topic. So you can research the topic about which you are going to write. You can take the help from any journal, from magazines, from net or any other source which will be helpful to you. सो डिफरेंट जगह से इंफॉर्मेशन लेके और फिर साथ आप खुद से भी अपने आइडियाज़ ऐड करके तो अपनी राइटिंग को आप जो है वो मज़ीद उसको खूबसूरत बना सकते हैं. The fourth one is thesis statement. Thesis statement again is the main point of the essay. It is essentially one sentence that says what the essay is about. It can be stated in introductory paragraph. अब thesis statement क्या है? ये एक statement होती है, एक sentence होता है जो कि introduction में essay के लिखा जाता है और जिसमें जो है whole essay के बारे में आप बता देते हो एक sentence में कि इसमें क्या है, ये किसके about है. वो एक sentence इतना comprehensive होना चाहिए कि उसमें सारी बात जो है वो समझ आ जाए. It should be broad enough to say about it, but not so broad that you can't be thorough. इतना ब्रॉड होना चाहिए कि उसका मीनिंग बहुत वाज़े होना चाहिए, बहुत वसी होना चाहिए, लेकिन वो स्टेटमेंट इतनी ब्रॉड नहीं होनी चाहिए कि पूरा ऐसे ही आपको कवर हो जाए. ठीक है, तो दैट शुड बी एटलीस्ट वन लाइन स्टेटमेंट ओनली. Then comes outline your essay. Outline what you are going to write about. It can help to ensure you that your writing is logical, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्लोज प्रॉपरली. उसके बाद जो है थीसिस स्टेटमेंट के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद, फिर आपने जो है आउटलाइन अपने माइंड में जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की हुई है, जो आइडियाज़ हैं, आप उनको एक आउटलाइन की शक्ल दे देंगे. उससे फिर आपको लिखने में भी आसानी हो जाएगी. आप एक आउटलाइन देंगे टॉपिक की, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन, जो मटीरियल आपके पास है आप वो लिखेंगे, तो आपका एक फ़्लो बन जाएगा. वंस यू हैव एन आउटलाइन इट्स टाइम टू स्टार्ट राइटिंग. फिर आउटलाइन भी आपके माइंड में बन गई, अब आप लिखना स्टार्ट कर दें. राइट बेस्ड ऑन द आउटलाइन itself, fleshing out your basic skeleton to create a whole, cohesive and the clear essay. Revise for technical errors, check for grammar, punctuation and the spelling error. फिर उसके बाद जो है आपने लिखना स्टार्ट किया, दैन जब आपने एंडिंग की उसके बाद आपने एक बार फिर उसको रीड करना है अच्छे से. आपने उसमें देखना है ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर कोई हो, पंक्चुएशन या स्पेलिंग एरर है तो उसको आपने करेक्ट करना है. तो दीज आर द सम पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू राइट एनी कंपोजिशन और एनी टॉपिक. तो आपके माइंड में ये सारे आइडियाज़ होंगे. इस तरह से आपने अरेंज करना है अपने आइडियाज़ को और फिर आपने लिखना स्टार्ट करना है. सो कीपिंग इन माइंड दीज पॉइंट्स स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट the essay on topic my favorite place of Lahore or any other city. It's not necessary to write about Lahore या किसी भी सिटी के बारे में. that may be Islamabad, that may be Muzaffarabad, that can be Karachi. so किसी भी सिटी के अबाउट आप लिख सकते हैं कि वहाँ पे आपकी फेवरेट प्लेस उस जगह सिटी में कौन सी थी, कैसे आपने विज़िट किया, कैसा रहा आपका विज़िट, आप वहाँ पे कब गए. सो डिफरेंट पॉइंट्स आप इस पर लिखेंगे. दैट इज़ योर होमवर्क. सो नेक्स्ट कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट हाउ टू सॉल्व comprehension. So you have to know that when you are going to solve a comprehension, so what are the points which you again should keep in your mind. The first one is do not overemphasize trivialities. Trivialities, small things, छोटी छोटी चीज़ें जिनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती. So it is necessary to hang off the main point. Comprehending the current flow and structure will help you analyze and answer the question. तो छोटी छोटी चीज़ों में ना जाएं जिनकी इतनी ज़्यादा अहमियत जिन पॉइंट्स की नहीं है, उनको आप मत उनमें की गहराई में जाएं. ज़ाहिर है अपना आपके पास टाइम भी नहीं होता. जस्ट आप फोकस करें जो मेन पॉइंट क्या है, उसका पैराग्राफ का मेन पॉइंट क्या है और उसका जो ओवरऑल उसकी समरी क्या है, उसका निचोड़ क्या है.
उसको आप समझें। The second point is do not memorize. Do not need to memorize every word present in the passage. Understanding the flow, just understanding the flow, मतलब हर वर्ड को आप गौर से देखें, गौर से पढ़ें, इसका मीनिंग क्या है, तो इतना ज़रूरी नहीं है, just the wastage of time. Just understanding the flow, structure and the main points in the passage should be your priority. Priority आपकी क्या होनी चाहिए कि मेन पॉइंट इसका क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किसके अबाउट है ये, ठीक है, क्या इसमें जिसने भी ये लिखा है आथर इसमें क्या कहना चाह रहा है, उसका लिखने का क्या मकसद है, उसने क्यों ये लिखा है। Do read the passage first. Always go through the passage first and then the question. This will prepare you to focus on the things you need to look in the passage. आप पहले उसको रीड करें पैराग्राफ को अच्छे से, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलें। Do not ever emphasize on vocabulary skills. Having strong vocabulary is great, but it will not prevent you from understanding this passage. So do not put yourself under stress in this area. Make sure you understand the gist of the passage and don't get stuck on the particular words. अब बहुत से वर्ड्स ऐसे जिनकी अगर आपको समझ नहीं आ रही, अगर आपकी वोकेबलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अच्छी बात है, वोकेबलरी स्ट्रांग हो करना ही है, तो ज़रूरी नहीं कि उसी वर्ड के पीछे आप लग जाएँ कि उसका मीनिंग आपको ढूंढना है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ये वो आपके पूरे पैराग्राफ पे कोई इफेक्ट उसका पड़ रहा है या नहीं। जस्ट अंडरस्टैंड द जिस्ट, उसका कोर क्या है, वो उसका उसकी समरी क्या है, उसका क्या निचोड़ है, वो पैराग्राफ में आथर क्या कहना चाह रहा है, जस्ट आप उस पर ही स्टक रहें, उस पर ही फोकस्ड रहें। Do not spend time on that you cannot comprehend it first. At times we come across a passage that we are not able to comprehend. If you are struggling with one such passage, avoid it with patience. Focus on the ones that you can manage easily. अगर कोई पैराग्राफ आपको समझ नहीं आ रहा, कोई पैसेज आपको उसमें समझ नहीं आ रहा, तो आप उसी को लेके मत बैठे रहें, उस पर फोकस करें जो चीज़ आपको समझ आ रही है, तो उसको आप समझ लें, ठीक है। अवॉइड करें अगर कोई आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जिसको आप इजीली कर सकते हैं तो ट्राई टू सॉल्व दैट फर्स्ट। ओके, डू नॉट रिलाई ऑन द ट्रिगर वर्ड्स। ट्रिगर वर्ड्स क्या होते हैं, आप एक सेंटेंस में कोई बात क्लियरली बताई गई है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में उसी बात को अगेन अगर उन्होंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जैसे बट, हाउ एवर, और उसको थोड़ा सा डिटेल में गए हैं, तो आप उस डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो उस वजह से इन ट्रिगर वर्ड्स के लेके आप कन्फ्यूज़ मत हों। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ रिक्वायर एक्स्ट्रा फोकस, तो एक्स्ट्रा फोकस आप दें, जो स्टार्टिंग पॉइंट पैराग्राफ होता है, जो एंडिंग पैराग्राफ होता है, कोशिश करें उसमें आपको जो है सारी उसका जो वो क्या कहना चाह रहा होता है ऑथर, और उसका आपको सारा निचोड़ जो है उनमें मिल जाएगा। कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन योर सेल्फ वाइल रीडिंग द पैसेज, तो आप जब आप उसको रीड कर रहे हैं तो आप खुद से भी आप सेल्फ क्वेश्चनिंग करते रहें, दैट वाई ऑथर राइटर इज़ राइटिंग दिस, व्हाट दिस इज़ अबाउट, हाउ ही हैज़ ऑर्गेनाइज दिस, उसका लिखने का क्या मकसद था, उसने कैसे अपनी जो है इसको ऑर्गेनाइज किया, उसने ये क्यों लिखा, तो आप खुद से ये क्वेश्चन करते रहें, तो दैट विल बी ईजी फॉर यू। सो देयर इज़ अ स्मॉल पैराग्राफ, I'm going to read it. The purpose of education is to make the student an expert in his subject. क्या purpose है education का कि student को expert किया जाए अपने subject में. This must be clearly understood. And mere muddling through lessons and the lectures and books and the passing examinations are relegated to secondary importance as means to the end, which is excellence in the field chosen. But there are so many fields that man can become expert in all the fields. It is necessary to decide which fields are important. One, that a man should know well. It is clear that one's own work is the most important. This has been realized in the modern civilization, has accordingly provided vocational education. It is now possible to acquire high professional skills in the various fields, medicine, engineering, that is commerce and so on. क्या हमने पढ़ा कि एजुकेशन के बारे में पढ़ा कि उसका क्या पर्पज़ है कि एक इंसान को जो अपने फील्ड में जिसके बारे में वो पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, उसमें उसको एक्सपर्ट बनाया जाए। हो सकता है कि एक बंदा बहुत सारे फील्ड्स में एक्सपर्ट हो, वो बन सकता है, लेकिन ऐसा हर वक्त ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिसाइड करें कि आपको किस फील्ड में आगे जाना है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है, मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, और इस तरह से उन्होंने तो बाकायदा वोकेशनल एजुकेशन इस तरह से स्टार्ट की है कि जिसमें आप प्रोफेशनल स्किल्स सीख सकते हैं वेरियस फील्ड्स में रिगार्डिंग मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड सो ऑन। तो हमारे कंट्री में भी डेफिनेटली वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जिससे डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो हासिल की जा सकती हैं। द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक द स्टूडेंट, अब स्टूडेंट का क्या करना है, क्या पर्पज़ है एजुकेशन का, एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड, एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट, ओनली कैपेबल ऑफ अर्निंग, कॉन्फिडेंट ओनली। तो जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक द स्टूडेंट एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज़ द एंड, एंड क्या है, राइटर ने क्या कहा इसमें, एक्सीलेंस इन द फील्ड चोजन, पासिंग एग्जामिनेशन, अर्निंग मोर एंड मोर
मनी, क्रेमिंग लेक्चर एंड बुक्स। हमने रीड किया पैसेज को और हमने देखा कि उसने क्या कहा है, राइटर ने ये कहा है कि एक्सीलेंट इन द फील्ड चोजन, कि जो फील्ड उसने चूज़ की है, कि जिसको उसने ज्वाइन करना है, जो प्रोफेशन उसने चूज़ किया है, उसी में वो अपने आप को मनवाए, उसी में वो आगे जाए, उसी में मेहनत करे। द मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज़ प्रोवाइडेड वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, एडल्ट एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। इज़ देयर एनी प्रॉपर गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स विच हेल्प देम टू चूज़ द बेटर फील्ड? क्या कोई प्रॉपर गाइडेंस है स्टूडेंट्स के लिए? इस पैराग्राफ में इतना डिटेल में नहीं बताया हुआ, बट हमें इसका आंसर मिल सकता है। देखें, एंड से द लास्ट लाइन इज़ कि यू कैन ज्वाइन मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड सो ऑन। बट यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया कि क्या गाइडेंस का क्लियरली कोई इंस्टीट्यूट है, ऐसा प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है स्टूडेंट्स को, ये चीज़ बताया जाए कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में, कौन सी फील्ड उनके लिए सूटेबल रहेगी, कौन सा काम उनके लिए बेस्ट रहेगा। सो द आंसर इज़ नो, देर इज़ नो एनी प्रॉपर गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स विच हेल्प दैम टू चूज़ द बेटर फील्ड। कि हमें नहीं पता होता कि हम मेडिकल अगर चूज़ करें तो हम किस लिए करें, क्या वो हम उसको कैरी ऑन कर सकेंगे, या इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं। तो प्रॉपर काउंसलिंग जो है वो नहीं है। कैन अ मैन बिकम एन एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड्स? क्या एक आदमी तमाम फील्ड्स में, वो डॉक्टर भी बन सकता है एट अ टाइम, मेडिसिन में मतलब वो ज्वाइन कर सकता है, वो टीचर बन सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, वो पायलट बन सकता है? नो, मैन कैन नॉट बिकम एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड्स। ठीक है, वो एक ही फील्ड में एक इंसान एक्सपर्ट हो सकता है। So students, this will help you for improving your comprehension skills. So try to find any paragraph from your grammar book and read that paragraph very carefully, and then answer the questions which are given at the and answer that questions by yourself. Write them on your notebook. This will improve your understanding skills, comprehension skills, and again you have to write the essay, my favorite place of Lahore, and your home on a notebook is a homework. May Allah bless you all. Thank you. Allah Hafiz.